प्रीतम की कहानी, उत्तरजीवी या एक कॉल बॉय। मैं प्रीतम एक कॉल बॉय हूँ और आज मैं यहाँ अपनी कहानी सुनाने आया हूँ। ये बहुत सारे दिल हिला देने वाले क्षणों और जीवन के कुछ अविश्वसनीय तथ्यों वाली एक कहानी है और ये सब सच है क्योंकि यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। मैं बहुत छोटा था जब मेरे पिता का निधन हो गया। मेरी माँ मुझे मेरे परिवार के बारे में कहानियाँ सुनाती थी। उन्होंने कहा कि मेरी दादी कानपुर की सीएमओ थी, एक अच्छी महिला थी और मेरे दादा एक डॉक्टर थे। मेरे पिता के पास एक होटल था और हमारा जीवन बहुत अच्छा था। हालांकि जब मेरी दादी की मृत्यु हुई तो सब कुछ काफ़ी बदल गया। मेरे दादाजी ने दूसरी शादी की और हमारे सौतेली दादी ले आए। आपने हमेशा सुना और देखा होगा कि सौतेली माँ कैसी होती है। मेरी सौतेली दादी बिल्कुल ऐसी ही थी। उसने बस हमारा बहिष्कार किया और घर पर कब्जा कर लिया। वह हमारे साथ परिवार में नौकरों की तरह व्यवहार करती थी और मेरे दादाजी पूरी तरह से उसके नियंत्रण में थे। उन्होंने उसके खिलाफ कुछ नहीं सुना। उन्होंने हमारी हालत देखी लेकिन कभी कुछ नहीं कहा। हालात तब और ख़राब हो गए जब मेरे पिता का निधन हो गया और लगातार 2-3 दिनों तक हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था। हमारी एक पड़ोसी थी। वो औरत बहुत अच्छी थी और उसने हर संभव तरीके से हमारी मदद की। हालांकि वह हमेशा वहाँ नहीं रह सकती थी, इसलिए जब तक वो वहाँ थी वह हमेशा हमें खाना परोसती थी। लेकिन ऐसा कब तक चलता कि हम पड़ोसी या दूसरे के सहारे जीते। मेरी माँ अब दूसरों के घर काम करने जाने लगी। मुझे आज भी उसका काम का पहला दिन याद है जब वो घर लौटी और यह कहते हुए फूट फूट कर रोने लगी कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमें ऐसी विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा और मुझे दूसरे के घर में जाकर काम करना पड़ेगा। मेरी माँ पूरी तरह से टूट गई, लेकिन वो चुप रही और मेरी बहन और मेरे लिए वैसे ही काम करती रही। जब हमने स्कूल जाना शुरू किया तो हमें कभी नहीं पता था कि दोपहर का भोजन क्या होता है। कई बार तो हमारे पास पेंसिल खरीदने तक के पैसे नहीं होते थे। दोपहर के भोजन के लिए या पेंसिल मांगना हमारे दिमाग में चढ़ने वाली आखिरी चीज़ थी। जैसा कि हमने माँ को बहुत संघर्ष करते देखा है, वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश में हमेशा तनाव में रहती थी। मैं बहुत छोटा था और मुझे हमेशा लगता था कि सबके पापा शाम को घर लौट आते हैं, फिर मेरे पापा कहाँ थे? वो घर वापस क्यों नहीं आते? मैंने बस अपने पिता की तस्वीर सीने से लगा ली और फूट फूट कर रोने लगा। मेरी माँ जो भी कमाती थी उसमें गुजारा करना कठिनाई से भरा था। मेरे दादाजी को इस बात से कोई परेशानी नहीं हुई। वो कभी कभी 500 ग्राम तेल और 3 किलो आटा दे देते थे, बिना ये सोचे कि हमने शायद कई दिनों से खाना नहीं खाया है। कभी कभी हम अपने दादाजी से मिलने जाते थे। वहाँ जाने का सबसे बड़ा कारण ये था कि वह जानते थे कि हम कैसे जी रहे हैं और हर चीज़ के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी एक शब्द भी नहीं कहा। इसके बजाय हमेशा हमें कुछ दिनों के प्रबंध के लिए कुछ पैसे दे देते। मेरी सौतेली दादी मुझे कभी जल्दी घर जाने नहीं देती थी। उसने ये तय कर लिया था कि जो पैसे मेरे दादाजी ने मुझे दिया था वो पैसे मैंने कमाया है, इसलिए वो मुझसे घर के सारे काम करने के लिए कहती थी। जरा एक 10 साल के लड़के की कल्पना कीजिए, सबसे पहले वो घर का इतना सारा काम कैसे कर लेता होगा और फिर मुझे देर रात अकेले 4 किलोमीटर का सफ़र तय करके अपने घर वापस जाना पड़ता था। मैं उन डरावनी रातों को कभी नहीं भूल सकता। मेरा एकमात्र मकसद घर वापस आकर कुछ पैसे कमाना था, जिससे मेरी माँ को किसी तरह मदद मिल सके। काफ़ी समय तक ऐसा ही चलता रहा और किसी तरह हमने अपनी पढ़ाई पूरी की। फिर एक दिन मेरे दादाजी का निधन हो गया। अब चीज़ें बदल गई थी क्योंकि हम अब बड़े हो गए थे और अब घर की जिम्मेदारी मुझ पर थी। मुझे अपना परिवार चलाने के लिए नौकरी की ज़रूरत थी। मुझे अपनी बहन की शादी करनी थी। फिर भी चूँकि मेरे पास कोई डिग्रियाँ नहीं थी, इसलिए मुझे कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। आखिरकार मैंने जिम ज्वाइन करने का फ़ैसला किया। वहाँ मेरे अच्छे दोस्त बने और उन्होंने मुझे एक चीज़ सिखाई जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। उन्होंने मुझे लड़कियों को खुश करना सिखाया और मेरी कई सारी गर्लफ्रेंड्स बन गई। मैंने 12वीं कक्षा की पढ़ाई की और आगे की पढ़ाई के लिए मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने अपनी मौसी की कंपनी ज्वाइन कर ली। उनकी एमवे जैसी फूड सप्लीमेंट की कंपनी थी। ऑफिस घर के पास में ही था, लखनऊ में। मैंने वहाँ काम करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे चीज़ें ठीक ठाक होने लगी। कॉलेज में मेरी मुलाकात एक लड़की से हो गई जो मुझे यौन संबंध बनाने के लिए फोर्स करती थी। वह मुझे अपने साथ यौन संबंध बनाने के लिए अच्छी खासी रकम देती थी। आखिरकार ये एक आदत बन गई। जब तक मैं अच्छा पैसा कमा रहा था मुझे कोई आपत्ति नहीं थी।
इस काम से मैंने लगभग 20 लाख रुपए कमाए। मैंने पाया कि वह शादीशुदा थी और वह लड़की अपने पति से खुश नहीं थी, इसलिए उसे मुझसे सिर्फ संबंध रखने में रुचि थी। उसने मुझसे कहा कि वह अपने पति से खुश नहीं है और हमारे बीच ये सब जारी रखना चाहती है। उसने मुझे अपने दोस्तों से भी मिलवाया। मुझे लगता है कि मेरे करीब करीब 150 के ऊपर ऐसे संबंध थे जिनमें केवल यौन संबंध था, ना कोई फीलिंग्स, ना कोई और संबंध। ये एक नौकरी की तरह था। मैंने जिम में अपना व्यायाम जारी रखा क्योंकि मैं बहुत कुछ सीख रहा था और ये मेरे लिए जीवन कुछ अच्छे से जीने का साधन था। ये पैसा जो मैं कमा रहा था उसे मैं अपना जिम स्थापित करने में निवेश करना चाहता था। मैंने ऐसा कई बार किया है, लेकिन ये देखकर हैरानी होती थी कि कैसे लोग सिर्फ निजी आनंद के लिए यौन संबंध के पीछे पागल हो रहे हैं। लड़के और लड़कियां दोनों के बीच ये काफ़ी सामान्य बात लग रही थी। मुझे कभी पता नहीं था या मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इसके जरिए लाखों रुपए कमाकर अच्छी खासी आमदनी कर सकता हूँ। फिलहाल मैंने वो सारी नौकरियाँ छोड़ दी है और सिर्फ अपने जिम पर फोकस कर रहा हूँ। मैं एक योगा की क्लास भी चलाता हूँ और वर्तमान में मार्केटिंग कर रहा हूँ। उन ज़रूरतमंदों के दर्द को समझते हुए और उनकी दुर्दशा को समझते हुए मैं कुछ ज़रूरतमंद और गरीब बच्चों की मदद भी कर रहा हूँ। मैं भी ऐसी स्थिति से गुजर चुका हूँ और मैं नहीं चाहता कि अन्य लोग भी इसी स्थिति से गुजरे। इसलिए मैं कुछ बच्चों की मदद करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि मैं उन्हें बेहतर जीवन स्तर दे सकूँ। क्या आपको मेरी कहानी पढ़कर एहसास हुआ कि यह मुद्दा कितना संवेदनशील है? लोग या तो अनैतिक संबंध के लिए भाग रहे हैं या फिर गैजेट्स के लिए। हम गैजेट्स के गुलाम बनने के लिए तैयार हैं और अनैतिक संबंध केवल आनंद के लिए है। नैतिकता जो अनमोल है उसका तो कोई मोल ही नहीं रहा अब दुनिया में। साथियों, ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए कहानी को लाइक शेयर करके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल बटन को प्रेस करो ताकि आगे आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।